नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिविर डीके पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुई थी और जिसकी आंसर की जो है 15 सितंबर 2023 को जारी की गई। इसी आंसर की से जब हम हमारे क्वेश्चन सेट के कुछ प्रश्नों का मिलान करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न ऐसे निकल कर आते हैं जो वास्तव में यहाँ पर चैलेंजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, जहां पर कुछ वास्तव में हमें कंफ्यूजन देखने को मिलती है। और ऐसे ही कमेंट्स आप लोगों के द्वारा भी पोस्ट किए गए थे और उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वही क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। कौन से क्वेश्चन ऐसे जहां पर उसके उत्तर एक से अधिक बनते हैं या जिनको चैलेंज किया जा सकता है। तो आइए और देखते हैं और समझते हैं उन क्वेश्चन को और क्या उनके उत्तर वास्तव में कौन से होना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पेपर फर्स्ट लिया है। पेपर फर्स्ट के जो चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में यहाँ पर शामिल किया है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा नोट कीजिएगा, देखिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पेपर फर्स्ट का गणित का पार्ट है। तो यहाँ पर ये हमारा मैथ्स वाला पार्ट है और मैथ्स वाले पार्ट में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है जो आपके द्वारा ही बताया गया था कमेंट्स में कि यहाँ पर पेपर का जो सेट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेट आपको पेपर फर्स्ट लिखा हुआ है और उसके लिए जो सेट का कोड है वो यहाँ पर ए है। अब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर प्रश्न हमारा था, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से किसने कार्य किया है। अब यहाँ पर दो विकल्प इस प्रश्न के लिए बन जाते हैं। यहाँ पर आर्यभट्ट भी उत्तर बनता है और भास्कर प्रथम भी उत्तर बनता है। चलिए समझते हैं। अब हम पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन को देख लिया, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में ज्यादा ऐसी कोई घुमाने वाली बात नहीं, सीधी सीधी ये पूछा है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है। तो गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले यहाँ पर दोनों ही विकल्प जो है वो इसमें निकलते हैं। अब कैसे निकलते हैं, हम पहले आंसर की को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए सेट ए और पेपर फर्स्ट जो है वो है। गणित का हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा 40 नंबर वाला क्वेश्चन था और 40 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर इसके लिए जो आंसर माना गया है वो माना गया है दूसरा विकल्प। अब दूसरा विकल्प जो है वो है यहाँ पर भास्कर प्रथम का। तो कहने का मतलब है कि बोर्ड ने यहाँ पर उत्तर माना है दूसरे विकल्प को। अब चलिए थोड़ा सा और आगे इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एनसीईआरटी की ही बुक है और उसी की बुक से ये चीज निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देखिए आर्यभट्ट, हमारा पहला विकल्प जो आर्यभट्ट के बारे में था और आर्यभट्ट को यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में ही बताया है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री। तो यहाँ पर आर्यभट्ट जो है एनसीईआरटी के अनुसार गणितज्ञ खगोल विज्ञान शास्त्री भी हैं, जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी यहाँ पर इनका कार्य हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तर ये भी निश्चित रूप से बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम देखते हैं तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। और आर्यभट्ट जिनकी एक कृति भी है जिसका नाम है आर्यभट्टीय, आर्यभट्टिया ये यहाँ पर इनकी एक महत्वपूर्ण कृति भी रही है। साथ ही साथ इनके अनेक कार्य जो हैं वो भी हैं और उनके बारे में बहुत डिटेल जो है वो आपको इस चीज में देखने को, पढ़ने को, समझने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोनों के बारे में थोड़ा सी योगदान की बात करते हैं कि दोनों का योगदान जो है वो क्या-क्या रहा, कैसा रहा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने एनसीईआरटी की बुक में आर्यभट्ट गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के रूप में इनका नाम यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर ये चीज हमारी क्लियर होती है कि कहीं न कहीं गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का भी योगदान इसमें देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा-सा और भी कुछ आगे इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्यभट्ट जो थे, तो आर्यभट्ट के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। तो आर्यभट्ट, हालाँकि ये चीज़ें गूगल से ली गई है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ेंगे, 6 से लेकर 8 तक के गणित को जब देखेंगे, तो उन गणित में गणितज्ञों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप वहाँ पर भी इनके विषय में पढ़ सकते हैं, है ना? इन चीज़ों को आप दोनों का जो योगदान है, आप उसको सीधा-सीधा जो गणित की पुस्तक है, वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इन चीज़ों को विशेष रूप से हाइलाइट करके भी दे रखा है। तो देखिए, आर्यभट्ट जो थे
वो आर्यभट्ट सिद्धांत के लेखक हैं। अब हमने वहां पर बात भी की। इन्होंने प्रत्येक दिन की शुरुआत आधी रात को बताने वाली सबसे शुरुआती खगोलीय कार्यों में से एक है। यानी कि इनके अनुसार जो दिन की शुरुआत है, आधा दिन होता, आधी रात होती, इस बात का उल्लेख इन्होंने किया है। और आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये जिससे तारों की स्पष्ट पश्चिम दिशा की गति जो है वो प्रतीत होती है। और इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में उन्होंने सुझाव दिया है कि पृथ्वी गोलाकार है, जिसकी परिधि 24,835 मील, लगभग 39,967 किलोमीटर है। तो ये इनका योगदान हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आर्यभट्ट ने यह भी उल्लेख किया था कि चंद्रमा की चमक के पीछे परावर्तित सूर्य के प्रकाश का ही यहाँ पर कारण है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पर भास्कर प्रथम के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में भी आपको वहां पर 6 से 8 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक हैं, उनमें आपको पढ़ने को स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। आप वहां से भी ये चीजें समझ सकते हैं। भास्कर प्रथम की बात करें तो खगोलीय कृतीय महाभास्करीय, जो कि भास्कर की महान पुस्तक मानी जाती है, लघु भास्करी भास्कर की लघु पुस्तक है, और आर्यभट्टीय भाष्य ये पुस्तक है। अब इन्होंने ग्रहों के देशांतर, ग्रहों का हेलिकल उदय और अस्त, ग्रहों और तारों के बीच के संयोजन, सौर और चंद्र ग्रहण और चंद्रमा के चरण उन विषयों में से हैं जिन पर भास्कर ने अपने खगोलीय ग्रंथों में चर्चा करते हैं। तो ये हुआ इनका योगदान, जो कि खगोल विज्ञान से संबंधित देखने को मिलता है। ये हमने देखा आर्यभट्ट का योगदान, ये भी खगोल विज्ञान से संबंधित देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है हमारा, अब हम वापस प्रश्न पर चलते हैं। तो आपने देखा दोनों चीजों के पीछे हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बातें जो है वो देखने को मिल रही है। और जब बातें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के दोनों ही उत्तर जो है वो सही होना चाहिए, मतलब ऐसा अनुमान है ना। पर बोर्ड ने यहाँ पर एक ही प्रश्न, एक ही विकल्प को यहाँ पर उत्तर माना है, जो कि है भास्कर प्रथम। अब कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक नंबर की वजह से फेल हो सकते हैं, जो क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। अब उनके लिए एक नंबर यहाँ पर कितने मायने रखता है। तो ऐसे बच्चे यदि हैं जो सिर्फ एक नंबर की वजह से यदि ऐसा हो रहा है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। दूसरे बच्चे भी चैलेंज कर सकते हैं। आप खुद भी जो गणित की पुस्तकें हैं 6 से 8 की, वहां पर इन प्रमाणों को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और आपको लगता है कि यहाँ पर चैलेंज करना उचित है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप दोनों चीजों को देखा, दोनों चीजों को समझा, और कहीं ना कहीं दोनों के बारे में, दोनों की चीजें, दोनों के योगदान के बारे में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा जाता है, तो वहां पर हम मान सकते थे कि यहाँ पर इसके लिए दूसरा विकल्प जो है वो ठीक है। परंतु प्रश्न एक सीधे तरीके से यहाँ पर बात कर रहा है कि किसने यहाँ पर गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया, तो निश्चित रूप से प्रश्न हमारा बिल्कुल डाउटफुल यहाँ पर बनता ही बनता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो एक नंबर की वजह से, और जो सिर्फ मान लीजिए पेपर फर्स्ट या में ही बैठे हैं, और कहीं ना कहीं एक नंबर की वजह से उनका जो स्कोर है वो पिछड़ रहा है, वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं एक नंबर की वजह से, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है यहाँ पर एक नंबर। तो आपकी जो चैलेंजिंग वाली सुविधा है वो सिर्फ 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ही एक्टिव रहने वाली है। तो आप उस बात को भी ध्यान रखिएगा, और यदि आपकी समस्या ऐसी बन रही है तो निश्चित रूप से आप इसको कीजिए। क्योंकि या तो बोर्ड दोनों प्रश्न को सही माने, और या फिर उसका कहीं ना कहीं आपको कारण देखने को मिलेगा बोर्ड क्या संशोधन करता है, वो सब कुछ हमें आगे आने वाले समय में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।